कल हम चालन विधि के बारे में पढ़ रहे थे कि चालन विधि ठोस पदार्थों में ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यानी ठोस पदार्थ जो भी होते हैं उनमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चल के जाती है तो वो विधि चालन विधि कहलाती है। जैसे लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म किया था और दूसरे सिरे से वो पूरी छड़ गर्म हो गई। इसी प्रकार जैसे बर्तन को हम गैस के ऊपर रखते हैं, जो ज्वाला होती है उसके ऊपर रखते हैं तो पेंदे में ज्वाला लगती है, पेंदा गर्म होना चाहिए, लेकिन पूरा ही बर्तन ऊपर तक गर्म हो जाता है। तो कौन सी विधि से ऊपर तक ऊष्मा पहुंची? चालन विधि से। और दूसरी विधि हम लेते हैं, हम कुल 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी विधि है संवहन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का पहुंचना। इस प्रकार से परिभाषा कैसे बनाई इसकी? जब किसी पदार्थ के कण स्वयं एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं तो इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। यानी इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो ऊष्मा को लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचा करके आते हैं। जैसे द्रव पदार्थ होते हैं या जो गैसें होती हैं उनमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो इसी विधि द्वारा होता है और उसका नाम है संवहन विधि। जैसे हम एक प्रयोग करते हैं, हम एक कांच का बीकर लेते हैं, कोई कांच का प्रयोगशाला में बीकर ले लिया और इसको आधे से अधिक जल से भर लेते हैं। ऊपर तक जल भर लिया, फुल नहीं भरा, आधे से ज्यादा उसको बीकर को पानी से भर दिया। अब एक स्ट्रो की सहायता से, स्ट्रो एक प्लास्टिक की नली होती है जिससे हम जूस आदि पी लेते हैं। एक पतला सा प्लास्टिक का पाइप होता है, जूस आदि पीने में ये काम आता है स्ट्रो नली। तो एक स्ट्रो नली की सहायता, स्ट्रो की सहायता से बीकर के पेंदे में इस स्ट्रो को डुबो देते हैं पेंदे तक और इसके माध्यम से एक पदार्थ डालते, इसमें बीकर का जो जल है उसके अंदर पेंदे में एक पदार्थ डालते हैं स्ट्रो की सहायता से। उस पदार्थ का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का एक पदार्थ है, लाल दवा के नाम से भी जानते हैं इसको। अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये थोड़ी देर बाद घुल करके पूरे पानी को लाल कर देगा। तो इस तरह से हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट बीकर के पेंदे में पानी में स्ट्रो की सहायता से डाल दिया और ये क्रिस्टल डाल दिया। क्रिस्टल यानी डली, क्रिस्टल का मतलब होता है डली। इस पदार्थ की डली डाल दी। अब क्रिस्टल के नीचे यानी बीकर के पेंदे में जहां क्रिस्टल पड़ा हुआ है उसके नीचे मोमबत्ती रखकर बीकर के जल को हम गर्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि गर्म जल ऊपर उठता है। कैसे पता चला हमें कि गर्म जल ऊपर उठ रहा है? जो क्रिस्टल होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ये घुल करके पानी के साथ ऊपर की ओर आएगा एक लंबी सी धारा के रूप में। इस तरह से इस क्रिस्टल की लाल सी धाराएं चलकर ऊपर की ओर बढ़ती हमें दिखाई देती हैं, हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इस तरह से इस क्रिस्टल के रंग द्वारा हमें पता चलता रहेगा कि पानी के जो कण हैं, जल के कण हैं, वो ऊष्मा लेकर के और किस तरह ऊपर की ओर आ रहे हैं। क्रिस्टल का रंग उनके साथ में आ जाता है। इस तरह से गर्म जल ऊपर उठने लगता है, ये क्रिस्टल से हमें पता चल जाता है। तथा इस गर्म जल का स्थान लेने के लिए ठंडा जल वहां आ जाता है। कहां पर आ जाता है? बीकर के पेंदे में। गर्म जल तो ऊष्मा ले ली, पेंदे में जो जल था उसने मोमबत्ती से ऊष्मा ले ली और गर्म होकर के और वो ऊपर उठ करके जा रहा है ऊष्मा ऊपर तक पहुंचाने के लिए। और वो जगह होगी खाली, तो आसपास का जो ठंडा जल है वो उस जगह को भरने के लिए वहां पर आ जाएगा, उसके कण वहां तक पहुंच जाएंगे और इस तरह से यह जल भी गर्म हो जाएगा। जो ठंडा जल वहां पर आ गया पेंदे में तो ये जल भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठता जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म नहीं हो जाता। ठंडा जल स्थान लेने के लिए वहां पहुंचता जाएगा और जहां मोमबत्ती के लोग वहां से ऊष्मा लेता जाएगा और गर्म होकर उसके कण जल के ऊपर आते जाएंगे। इस तरह से पूरा
पूरा जल गर्म हो जाता है। और आपने उबाल भी देखा होगा, पानी में उबाल आता है, चाय में उबाल आता है, दूध में उबाल आता है। क्यों आता है? क्योंकि पहले में जो ऊष्मा मिल रही है उसको बर्तन को, वो ऊष्मा लेकर के, और वो जो पदार्थ होता है, दूध है, चाय है, जल है, जो भी है, वो ऊष्मा लेकर के तुरंत ऊपर की तरफ पहुंचने लगता है। ऊष्मा पाई और ऊपर की तरफ पहुंचता है, और ऊपर जो कण है उस पदार्थ के, वो कुछ ऊष्मा खो देते हैं, वायुमंडल में चली जाती है ऊष्मा, और वो ठंडे होकर नीचे चले जाते हैं। इस तरह से द्रव पदार्थ में उबाल भी आता है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की यह विधि संवहन विधि कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संवहन विधि से द्रव पदार्थों में और गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से अब इसको एक उदाहरण इसका और लेंगे। जैसे ऊष्मा के संवहन के कारण ही समुद्र समीर तथा स्थल समीर बनते हैं। क्या नाम है? समुद्र समीर, समुद्र समीर तथा थल समीर। समीर कहते हैं वायु को, स्थल समीर या थल समीर और समुद्र समीर। तो इसमें क्या होता है? पहले देते हैं समुद्र समीर। दिन के समय सूर्य की ऊष्मा पाकर समुद्र की तुलना में, समुद्र में जल होता है, समुद्र की तुलना में स्थल भाग या पृथ्वी का स्थल भाग शीघ्र गर्म हो जाता है। यानी समुद्र तो धीरे धीरे गर्म होता है, और जो थल भाग है जिसमें हम रहते हैं वो दिन के समय जल्दी गर्म हो जाता है। समुद्र का पानी उसकी तुलना में देर से गर्म होता है। तो इस तरह से इस कारण थल भाग की या स्थल भाग की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। इस वायु का स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल भाग की ओर आती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। यानी दिन के समय ये होता है समुद्र समीर, अर्थात दिन के समय समुद्र से हवाएं थल भाग की ओर चलती हैं, और रात्रि को उल्टा हो जाएगा। अभी दूसरे भाग में बढ़ेंगे तो क्या होता है? दिन के समय सूर्य की शोभा पाकर समुद्र की तुलना में पृथ्वी का स्थल भाग यानी थल भाग शीघ्र गर्म हो जाता है। तो थल भाग की वायु गर्म होकर के हल्की हो जाती है, और हल्की वायु ऊपर की ओर चली जाती है। और इस तरह से इस वायु का स्थान लेने के लिए अब थल भाग के आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर चलेगी, ये स्थान हो गया खाली। इस स्थान को भरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु इस भाग की ओर आती है, जिसे हम समुद्र समीर कहते हैं।
अब उसके बाद में दूसरा लेंगे स्थल समीर या थल समीर। तो थल समीर का देखते हैं अगला भाग। थल समीर, समीर कहते हैं वायु को। ये रात्रि के समय होगा। रात्रि के समय समुद्र का जल स्थल भाग की तुलना में धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी रात्रि के समय समुद्र का जल स्थल भाग की तुलना में धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कारण समुद्र के ऊपर की वायु गर्म होने के कारण ऊपर चली जाती है। इस वायु का स्थान लेने के लिए स्थल भाग से ठंडी वायु, क्योंकि स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, ठंडी वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। यानी समुद्र की ओर चलने लगती है। जिसे थल समीर कहते हैं। थल समीर कहते हैं। यानी रात्रि को उल्टा हो जाता है। यानी पानी देर से जो गर्म होता है और जब गर्म होगा तो देर से ठंडा होता है। थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रात के समय क्या होगा कि दिन भर जो समुद्र का पानी गर्म हुआ है, तो समुद्र का पानी गर्म हुआ है तो उसके ऊपर की वायु गर्म हो गई है। अब वो दिन भर के पानी गर्म होते होते और वहाँ की वायु अब धीरे धीरे शाम होते होते ऊपर की ओर जाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही शाम होती है, रात होती है, समुद्र के ऊपर की वायु तो सारी की सारी गर्म होकर ऊपर उठ गई और समुद्र के ऊपर के जो स्थान है वो हो गया खाली। उसको भरने के लिए रात्रि के समय थल भाग से वायु चलती है और समुद्र की ओर बहने लगती है। तो इस तरह से रात्रि को थल भाग से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं, तो इसको हम कहते हैं थल समीर। यानी थल से समुद्र की ओर वायु जाए तो थल समीर, और समुद्र से थल भाग की ओर वायु आए तो समुद्र समीर। जिधर से वायु आती है उधर का ही समीर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जल समीर और थल समीर होते हैं। तो इस तरह से समुद्र समीर का लाभ उठाने के लिए समुद्र समीर का लाभ उठाने के लिए यानी दिन के समय ठंडी वायु के लिए समुद्र समीर का लाभ उठाने के लिए, अर्थात दिन के समय ठंडी वायु के लिए तटीय क्षेत्रों अर्थात
समुद्र के आसपास के लोग अपने घरों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाते हैं। यानी जो खिड़कियां जो होती हैं वो समुद्र की ओर बनाते हैं। या लगाते हैं लिख सकते हैं। यानी जो समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं वो अपने मकानों की खिड़कियां किधर रखते हैं? समुद्र की ओर। मान लीजिए दिन के समय समुद्र से हवाएं चलती हैं, ठंड भाग की ओर आती हैं, हमने पढ़ा है, उसका कारण भी हमने पढ़ा है। अब दिन के समय समुद्र से ठंड भाग की ओर ठंडी हवाएं आती हैं, तो अगर उधर खिड़कियां होंगी समुद्र की साइड में, तो खिड़कियों में से ठंडी हवा मकानों के अंदर भी आएगी, हमें उसका लाभ मिलेगा। अतः समुद्र के आसपास जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात समुद्र के जो आसपास जो लोग रहते हैं, वो अपने घरों की जो खिड़कियां होती हैं वो समुद्र की ओर खिड़कियां लगाते हैं घरों में। तो इस तरह से ये इसका हम लाभ उठा सकते हैं।